नेतृत्व। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रबंधन, जो आरएएस मेंस के जीएस पेपर 1 का जो यूनिट 3 है उसका पार्ट 2 है और इसे हम पढ़ रहे हैं। और अभी जो टॉपिक है वो है नेतृत्व। इसमें हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। नेतृत्व नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। नेतृत्व वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। नंबर 1 नेता, उसके नीचे अधीनस्थ जो अनुयायी होते हैं, और परिस्थिति क्या है उसके आधार पर। नेता इसके गुण व व्यवहार पर, अधीनस्थ अनुयायी की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है नेतृत्व। और परिस्थिति है नेता अनुयायी संबंधों व अन्य कारकों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारकों को प्रभावित करती है। नेतृत्व के कार्य क्या हैं? जैसे उद्देश्यों का निर्धारण करना, संसाधनों को एकत्रित करना, संसाधनों का कुशलता के साथ प्रयोग करना, गतिविधियों का निर्धारण करना और समन्वित गतिविधियां संचालित करना। तो नेतृत्व के कार्य क्या हैं? उद्देश्यों का निर्धारण करना, संसाधनों को एकत्रित करना, संसाधनों का कुशलता के साथ प्रयोग करना, गतिविधियों का निर्धारण करना, समन्वित गतिविधियां संचालित करना। नेतृत्व के लक्षण। नेतृत्व दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। नेतृत्व व्यवहार में परिवर्तन करता है। नेतृत्व नेता व अनुयायी के मध्य संबंध स्थापित करता है। नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण करता है और नेतृत्व लगातार सतत व्यवहार का हिस्सा है। नेतृत्व के लक्षण क्या है? दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन, नेता व अनुयायी के मध्य संबंध स्थापित करना, नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण करना और लगातार सतत व्यवहार करना नेतृत्व के लक्षण हैं। अब बात करते हैं नेता और प्रबंधक में क्या अंतर है। प्रबंधक नेता भी होता है क्योंकि वो लोगों को प्रभावित करता है, जबकि नेता प्रबंधक नहीं होता क्योंकि वह समूह व उसके बाहर के लोगों को भी प्रभावित करता है। प्रबंधक औपचारिक सत्ता रखता है जबकि नेता अनौपचारिक सत्ता रखता है जो अधीनस्थों के विश्वास पर टिकी होती है। प्रबंधक का उद्देश्यों के प्रति निर्वैयक्तिक दृष्टिकोण रखता है, जबकि उद्देश्यों के साथ व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी नेता रखता है। प्रबंधक नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन, संचार आदि तत्वों का उपयोग करता है। नेता संप्रेषण, अभिप्रेरणा व प्रोत्साहन आदि तत्वों का उपयोग करता है। प्रबंधक औपचारिक संगठन में उपस्थित होता है, जबकि नेता औपचारिक व अनौपचारिक दोनों संगठनों में पाया जाता है। प्रबंधक और नेता में क्या अंतर है? प्रबंधक नेता भी होता है क्योंकि लोगों को प्रभावित करता है, जबकि नेता प्रबंधक नहीं होता क्योंकि समूह और उसके बाहर के लोगों को भी प्रभावित करता है। प्रबंधक औपचारिक सत्ता रखता है जबकि नेता अनौपचारिक सत्ता रखता है जो अधीनस्थों के विश्वास पर टिकी रहती है। प्रबंधक का उद्देश्य प्रति निर्वैयक्तिक दृष्टिकोण रखता है उद्देश्यों के प्रति, जबकि वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखता है। प्रबंधक नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन, संचार आदि तत्वों का उपयोग करता है, जबकि नेता संप्रेषण, अभिप्रेरणा व प्रोत्साहन आदि तत्वों का उपयोग करता है। प्रबंधक औपचारिक संगठन में उपस्थित होता है, जबकि नेता औपचारिक व अनौपचारिक दोनों संगठनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व शैली से तात्पर्य है नेता का अपने अधीनस्थों या अनुयायियों के साथ व्यवहार करने का तरीका। नेतृत्व की शैली से क्या तात्पर्य है? नेता का अपने अधीनस्थों या अनुयायियों के साथ व्यवहार करने का तरीका, इसे नेतृत्व शैली कहा जाता है। नेतृत्व शैली से तात्पर्य नेता का अधीनस्थों के प्रति व्यवहार करने का प्रारूप। नेतृत्व की शैली नेता के व्यवहार, उसके दर्शन, उसके व्यक्तित्व और अनुभव से प्रभावित होती है।
मूल रूप से तीन शैली होती हैं। निरंकुश नेतृत्व शैली, नेता शक्ति व अधिकार अपने पास रखता है, उसका प्रत्योजन अपने अधीनस्थों में नहीं करता। नीति का निर्धारण नेता स्वयं करता है, निर्णय भी वह अकेला लेता है, अधीनस्थों की भागीदारिता नहीं रखता। तो मूल रूप से 3 नेतृत्व शैलियाँ हैं। निरंकुश नेतृत्व शैली, नेता शक्ति व अधिकार अपने पास रखता है, उनका प्रत्योजन अपने अधीनस्थों में नहीं करता। नीति का निर्धारण नेता स्वयं करता है, निर्णय भी अकेला स्वयं लेता है, अधीनस्थों की भागीदारी नहीं रखता। इस नेतृत्व शैली के लाभ हैं, निर्णय जल्दी ले लिया जाता है, परंतु परिणाम प्राप्त करना हो तो ये शैली सहायक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति तुरंत परिणाम प्राप्त करना है तो ये शैली सहायक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाता है और निर्णय जल्दी ले लिया जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति यहाँ पे निर्णय ले रहा है। क्योंकि हानि क्या है, तो अधीनस्थों को यहाँ पर कोई भागीदारी यहाँ पे नहीं ली जा रही है नेता के द्वारा, तो अधीनस्थों में क्या होगा, हीनता और निम्न मनोबल का भाव उत्पन्न हो जाता है। अधीनस्थों में जो पहल व रचनात्मक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो इसकी उपयोगिता कब होती है, इस नेतृत्व शैली का उपयोग तभी किया जाता है जहाँ पर अधीनस्थ क्या हों, अशिक्षित हों, कुशल हों, या निर्णय बहुत जल्दी लिया जाना हो और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो किसी भी निर्णय के प्रति, तो उस केस में लिया जाता है। तो जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप साइकिल क्या है, जैसे यहाँ पे लीडर है और उसके नीचे अधीनस्थ हैं, तो डायरेक्ट ये क्या करते हैं, इनको डिसीजन अपना सुना देते हैं और उनको ये काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रजातंत्रीय या सहभागी नेतृत्व शैली। इस नेतृत्व शैली में क्या करते हैं, नेता निर्णय लेते समय अपने अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श करता है, अधीनस्थों के निर्णय में भागीदारिता भी रखता है, नेता अधीनस्थों को सत्ता का प्रत्यायोजन भी करता है। तो इस नेतृत्व शैली में नेता निर्णय स्वयं लेता है, अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श करता है, अधीनस्थों के निर्णय में भागीदारिता भी रखता है और नेता अधीनस्थों को सत्ता का प्रत्यायोजन भी करता है। तो जैसे यहाँ नेता है और यहाँ पर ये अधीनस्थ आपस में भी वार्तालाप कर सकते हैं, और ये जो लीडर है वो सबसे यहाँ पर सबके साथ विचार विमर्श करता है। तो इस नेतृत्व शैली के क्या लाभ हैं, यहाँ पर कार्य संतुष्टि और उच्च मनोबल स्थापित होता है अधीनस्थों में। अधीनस्थों को यहाँ पर क्योंकि शामिल किया जा रहा है तो उनमें कार्य संतुष्टि बहुत ज़्यादा रहेगी, उच्च मनोबल स्थापित होगा। अधीनस्थों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा, अधीनस्थों में सकारात्मक अभिवृत्ति का भी विकास होगा। और इस नेतृत्व शैली की हानि क्या है, ये समय साध्य प्रक्रिया, निर्णय लेने में समय लगता है, क्योंकि अधीनस्थों की सहमति भी आवश्यक होती है। नेता अधीनस्थों को काम सौंपता है और स्वयं उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। तो नेता अधीनस्थों को काम सौंप देता है और स्वयं उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। यह नेतृत्व शैली तब अच्छा परिणाम नहीं देगी जब अधीनस्थ न्यूनतम पारस्परिक विचार विमर्श करते हैं। तो इस नेतृत्व शैली की क्या हानि है, समय साध्य प्रक्रिया, निर्णय लेने में समय लगता है, क्योंकि अधीनस्थों की सहमति भी आवश्यक है। नेता अधीनस्थों को काम सौंप देता है, स्वयं उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। यह नेतृत्व शैली तब परिणाम नहीं देगी जब अधीनस्थ न्यूनतम पारस्परिक विचार विमर्श करते हैं, उनको विचार विमर्श करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस नेतृत्व शैली की उपयोगिता क्या है, जब कंपनी या संगठन का लक्ष्य कार्य संतुष्टि और स्वायत्तता प्रदान करना हो कार्मिकों को, तब ये उपयोगी है। तो जैसे मान लो कोई कंपनी या संगठन है और अपने कार्मिकों को वो कार्य संतुष्टि दिलाना चाह रही हो, उनको स्वायत्तता प्रदान करना चाह रही हो, तब ये शैली बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब बात करते हैं अपन निर्बाध, स्वतंत्र और मुक्त नेतृत्व शैली की। इस शैली में नेता अपने अधिकार व सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण अपने अधीनस्थों में कर देते हैं। निर्बाध है, स्वतंत्र है और मुक्त नेतृत्व शैली है। तो इस शैली में नेता अपने अधिकार व सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण अपने अधीनस्थों में कर देते हैं। अधीनस्थ निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं और नेता शक्ति व सत्ता से विमुख रहता है। तो जैसे यहाँ पर ये लीडर है, इसने अपने को खुद को अलग कर दिया है, सारे जो डिसीजन मेकिंग है, अपनी सत्ता है जो और अपने अधिकार हैं, उनको सबको किसको डेलीकेट कर दिया है, उसको विकेंद्रीकरण किसको कर दिया है, अपने सभी अधीनस्थों को। तो यहाँ पर इसके पास कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो सारे डिसीजन जो लेते हैं वो इसके अधीनस्थ लेते हैं। तो अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कार्य संतुष्टि रहती है, मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अधीनस्थों को अपने विकास के अवसर मिलते हैं, अधीनस्थों की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है। तो अधीनस्थों की कार्य संतुष्टि, मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अधीनस्थों को अपने विकास के अवसर मिलते हैं, अधीनस्थों की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है। इस शैली की हानियाँ,
तो नेता के सहयोग को अनदेखा कर देते हैं अधीनस्थ। जो अधीनस्थ होते हैं वो नेता के सहयोग को अनदेखा कर देते हैं। अधीनस्थ कई बार दूसरी दिशा में काम करने लग जाते हैं, जिससे परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आते हैं। इस नेतृत्व शैली की उपयोगिता क्या है? वहाँ पर इसका उपयोग है जहाँ पर अधीनस्थ पूर्ण प्रशिक्षित हो और ज्ञानवान हो। इसका उपयोग वहाँ है जहाँ पर जो अधीनस्थ है वो पूर्ण प्रशिक्षित है और ज्ञानवान है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो शारीरिक गुण होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, ईमानदारी व सच्चरित्रता होनी चाहिए, आत्मविश्वास उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए, पहल क्षमता, अभिप्रेरण कौशल, निर्णय क्षमता, संचार कौशल, सामाजिक कौशल, ये सब होने चाहिए। तो एक अच्छे नेता में कौन से गुण होने चाहिए? शारीरिक गुण, ज्ञान बुद्धिमत्ता, ईमानदारी व सच्चरित्रता, आत्मविश्वास उत्तरदायित्व का भाव, पहल क्षमता, अभिप्रेरण कौशल, निर्णय क्षमता, संचार कौशल, सामाजिक कौशल। जॉर्ज टेरी ने नेता में निम्न गुणों की आवश्यकता बताई है। शक्ति होनी चाहिए जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होनी चाहिए, संप्रेषण योग्यता, शिक्षण योग्यता, सामाजिक योग्यता और तकनीकी क्षमता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेतृत्व के सिद्धांतों की। तो नेतृत्व के सिद्धांत प्रमुख कौन कौन से हैं? एक है परंपरागत सिद्धांत, एक है आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में दो सिद्धांत आते हैं, द ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेट्स थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी कौन सी है? महान व्यक्ति विचारधारा और गुणमूलक विचारधारा, ये परंपरागत सिद्धांत हैं। जबकि आधुनिक सिद्धांत में व्यवहारवादी से विचारधारा और परिस्थितिगत सिद्धांत या आकस्मिकता का सिद्धांत, तो ये यहाँ पर आते हैं। परंपरागत से विचारधारा सिद्धांत में द ग्रेट मैन थ्योरी में महान व्यक्ति विचारधारा में क्या है कि इसकी मूल मान्यता ये है कि नेता जन्म लेता है, बनाया नहीं जाता। क्योंकि द ग्रेट मैन थ्योरी है, मतलब इसका मतलब ये है कोई महान व्यक्ति जन्म से ही जन्मता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। नेता महान व्यक्ति होता है, नेता प्रत्येक दृष्टि से योग्य होता है। अधीनस्थ नेता के चयन पर बल देते हैं और उसके कार्य निष्पादन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो नेता जन्म लेता है, बनाया नहीं जाता। नेता महान व्यक्ति होता है, नेता प्रत्येक दृष्टि में योग्य होता है। अधीनस्थ नेता के चयन पर बल देते हैं, उसके कार्य निष्पादन पर ध्यान नहीं देते। गुणमूलक विचारधारा, इस विचारधारा की मान्यता है कि नेता का कुशल नेतृत्व नेता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है तथा ऐसी विशेषताओं एवं गुणों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थात नेता वही होगा जिसमें ये विशिष्ट गुण होंगे। अतः विचारधारा गुणों को नेतृत्व का केंद्र बिंदु मानती है। तो गुणमूलक विचारधारा में क्या है कि किसी नेता में कोई विशेष गुण होने चाहिए। नेता का कुशल नेतृत्व नेता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है, अर्थात उसमें व्यक्तिगत गुण होने चाहिए और ऐसी विशेषताओं गुणों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थात नेता वही होगा जिसमें ये विशिष्ट गुण होंगे। तो गुण होना जरूरी है गुणमूलक विचारधारा के अनुसार, अगर कोई नेता बनना चाहता है। व्यवहारवादी सिद्धांत, इसमें नेता के व्यक्तिगत गुणों और उसकी विशेषताओं के स्थान पर उसके व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है। जो गुणमूलक विचारधारा है उसमें तो उसके गुणों के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर उसके व्यवहार पर अधिक बल दिया जा रहा है। उसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि नेता क्या करते हैं, कैसे नेतृत्व करते हैं, वे कैसा व्यवहार करते हैं, वे अपने अधीनस्थों को कैसे प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं, कैसे संचार स्थापित करते हैं अधीनस्थों के साथ। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखी जाती है व्यवहारवादी सिद्धांत में, अर्थात उसका व्यवहार कैसा है। जबकि उसके गुण चाहे कैसे भी हों, उसकी विशेषताएं कुछ भी हों, लेकिन उसका व्यवहार यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इस विचारधारा के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए थे जो इस प्रकार हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में ओयो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया, एक मिशिगन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया और अध्ययनकर्ता थे E.A. फ्लेशमैन और E.F. हैरिस ओयो विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे थे रेंसिस लिकर्ट निष्कर्ष। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में जो ओयो विश्वविद्यालय अध्ययन है E.A. फ्लेशमैन और E.F. हैरिस के द्वारा, इन्होंने संरचनात्मक पहल करने वाला नेतृत्व और संबंध बनाने वाला नेतृत्व, जबकि
मिशिगन विश्वविद्यालय में कर्मचारी अभिमुख नेतृत्व और उत्पाद अभिमुख नेतृत्व के आधार पर इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले संरचनात्मक पहल करने वाला कौन सा है? इसमें नेता अधीनस्थों में कार्य विभाजन इस प्रकार करता है कि संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें तथा वह कार्मिकों से मानक के अनुरूप कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो संरचनात्मक पहल करने वाला कौन सा हो गया? ऐसा नेता जो अधीनस्थों से कार्य विभाजन इस प्रकार करता है कि संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें और वह कार्मिकों से मानक के अनुरूप कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, अब संबंध बनाने वाला, विचार करने वाला। इसके अंतर्गत नेता अधीनस्थों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने पर बल देता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वह नेता अपने अनुयायियों की आवश्यकताओं और सुविधाओं का ध्यान रखता है और उनका शुभचिंतक होता है। तो ये संबंध बनाने वाला होता है, विचार बनाने करने वाला होता है। इसके अंतर्गत नेता अधीनस्थों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। नेता अपने अनुयायियों की आवश्यकता और सुविधाओं का ध्यान रखता है, उनका शुभचिंतक होता है। अब बात करते हैं अपन मिशिगन विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार रेंसिस लिकर्ट निष्कर्ष जो है कर्मचारी अभिमुख नेतृत्व और उत्पाद अभिमुख नेतृत्व। तो कर्मचारी अभिमुख नेतृत्व, इसमें नेता अधीनस्थों को मानव समझता है, न कि मशीनी कलपुर्जा। इसमें नेता अधीनस्थों को मानव समझता है, न कि मशीनी कलपुर्जा। उनके सुख दुख का ध्यान रखता है, उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करने पर बल देता है। तो कर्मचारी अभिमुख नेतृत्व कौन सा होता है? इसमें नेता अधीनस्थों को मानव समझता है, न कि मशीनी कलपुर्जा। उनके सुख दुख का ध्यान रखता है, उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है तथा अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करने पर बल देता है। उत्पाद उन्मुख, कार्मिकों को उत्पादन प्रक्रिया का कलपुर्जा समझता है। कार्मिकों को उत्पादन प्रक्रिया का कलपुर्जा समझता है और उन पर कठोर पर्यवेक्षण शैली अपनाता है और उत्पादन के स्तर को बनाए रखने पर बल देता है। यह शैली कार्मिकों को हतोत्साहित करती है। तो 4 प्रकार हैं संरचनात्मक पहल करने वाला। इसमें वो कार्य विभाजन इस प्रकार करता है कि संगठन के लक्ष्य प्राप्त हो जाएं और मानक के अनुरूप कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखता है। संबंध बनवाने वाला क्या होता है? वो जो मानवीय संबंध स्थापित करने में बल देता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, उनकी आवश्यकताओं सुविधाओं का ध्यान रखेगा, शुभचिंतक होगा। कर्मचारी अभिमुख नेतृत्व, वो मानव समझता है, मशीनी कलपुर्जा नहीं समझता, सुख दुख का ध्यान रखता है, उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करता है। उत्पादन उन्मुख क्या होगा? जो कार्मिकों को उत्पादन प्रक्रिया का कलपुर्जा समझता है, कठोर पर्यवेक्षण शैली को अपनाता है, उत्पादन के स्तर को बनाए रखने पर बल देता है और यह शैली कार्मिकों को प्रोत्साहित करती है। तीसरी है स्थितिगत विचारधारा, आकस्मिकता सिद्धांत फिडलर के द्वारा प्रतिपादित। इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि नेतृत्व विभिन्न स्थितिगत बदलते कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भिन्न होती है। अतः नेतृत्व की प्रभावशीलता 3 तत्वों पर निर्भर करती है। नंबर 1, नेता अनुयायी के ऊपर, कार्य की संरचना के ऊपर और नेता की संगठन में पद स्थिति के ऊपर। जब ये तीनों तत्व अनुकूल होते हैं तो तब नेतृत्व की प्रभावशीलता अधिकतम होती है और यदि तीनों तत्व प्रतिकूल होते हैं तो नेतृत्व की प्रभावशीलता कम होने लगती है। तो स्थितिगत विचारधारा के अनुसार स्थितिगत बदलते ही कारकों पर प्रभावित होता है, इसलिए एक स्थिति जैसे दूसरी स्थिति पर आएंगे तो उसके नेतृत्व की प्रभावशीलता कम ज़्यादा हो जाएगी। नेता अनुयायी के बीच में संबंध, कार्य संरचना, नेता के संगठन में पद स्थिति। तो अगर ये तीनों अनुकूल होते हैं तो नेतृत्व की प्रभावशीलता अधिक होगी और तीनों प्रतिकूल होंगे तो नेतृत्व की प्रभावशीलता कम होने लगती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में समूह व्यवहार।